नमस्कार। आज कुंभ नगरी इलाहाबाद में तड़के भीषण दुर्घटना घटी है। भीड़ ने की चपेट में आकर के तकरीबन अब तक 1.5 दर्जन लोगों के मरने की खबर है। बहुत ढेर सारे घायल हुए हैं। मृतकों की वास्तविक संख्या जो है अब तक उसका अंदाजा नहीं लग पाया है। जिस तरह की भीड़ उमड़ रही थी, जिस तरह की अभी अगलगी की घटना वहां घटी थी, उसके बाद लगातार इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कोई ना कोई दुर्घटना ना घट जाए, क्योंकि लगातार श्रद्धालु इस बात की के लिए आलोचना कर रहे थे कुंभ प्रशासन की कि न तो कोई प्रॉपर व्यवस्था की गई है लोगों के आवागमन की। खुले आसमान के नीचे लाखों लोग सो रहे थे। तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि ऐसी घटना घट जाएगी और अंततः घट गई। दुखद यह है कि इस घटना के घटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार के अफवाह की चपेट में ना आए। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री इस घटना पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। हम सबके बीच हमारे मित्र विश्वदीपक वहां मौजूद है। विश्वदीपक, आपका स्वागत है। बहुत क्या शुक्रिया भाई जी, बहुत शुक्रिया। घटना को टाला जा सकता था विश्वदीपक? बिल्कुल टाला जा सकता था और अ, इसको होना ही था। और ये अरे यार, कौन कॉल कर रहा है? उठा लो उठा लो वाह, उठा लो उठा मैं लो, अपनी कोई नहीं बात। हट मैं अपनी बात से शुरू करूँ। आपका सवाल तो रिकॉर्डेड ही है। हाँ हाँ, तुम शुरू करो। ठीक है, तो देखिए, इसको बिल्कुल टाला जा सकता था। और लेकिन बात यह है कि टालेगा कौन? और इस तरह की जो आपदाएं हैं, जिसमें भारत की जो जनता है, जो गरीब जनता है, जो आस्थावान जनता है, जिसको हमेशा जो है आप देखते हैं कि वो भेड़ बकरियों की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। ना उसको सड़क पे चलने की जगह मिलती है, ना उसको ट्रेन में जो है उसको रिजर्वेशन मिलता है, ना उसको अस्पताल में चिकित्सा मिलती है, ना उसको स्कूलों में पढ़ाई की सुविधा मिलती है। तो ये जो जनता है, ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं थी। अगर ये सरकार की प्राथमिकता में होती, उसकी सुरक्षा सरकार की चिंता में होती, तो इस घटना को टाला जा सकता था। लेकिन ये घटना क्यों घटी, ये जानना इस टाले जाने वाले बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि ये घटना घटी ही क्यों? पहला सवाल तो हमारा ये होना चाहिए। बिल्कुल सही और बात है। जब एक चीज बताए विश्वदीपक, ठीक जी है, मान लिया कि इस घटना 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 घटने की वजह आप निश्चित तौर पे आपसे हम जानना चाहेंगे। लेकिन साथ में एक सवाल यह भी जरूरी है कि क्या हमारे देश में जो संसाधन है, जो हमारे देश के शहर है, हमारे देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है और हमारे देश की सरकार जो है, क्या इस तरह हम्म से आबादी का बोझ सहने के लायक है? बिल्कुल नहीं है। और ये बात यह है कि आप इनको, जो जिसे हम आबादी कहते हैं, या ये जो लोग आस्थावान लोग हैं जो वहां पहुंचे हैं, ये वहां इतनी संख्या में, ऐसा नहीं है कि मैं उनके जाने के खिलाफ हूं, लेकिन मैं उस बात की बात कर रहा हूं कि उनके जाने की वहां प्रेरणा क्या थी, अंतः प्रेरणा क्या थी। क्या वो बहुत अच्छी बात। वहां आस्था की वजह से गए थे? क्या वहां वो जो भारत की जो सनातन संस्कृति है, धर्म है, उसके तहत अपनी प्रतिबद्धता की वजह से गए थे? या ये जो फ्रेंजी क्रिएट किया गया है मीडिया के जरिए, जो पीआर इवेंट बना दिया गया है इसको भारतीय जनता पार्टी का, यह जो इसको एक इवेंट की तरह प्रोपोगेट किया गया है इतने लार्ज स्केल पे, सारे टेलीविजन चैनल, सारे अखबार, सारे यूट्यूब, सारे ट्विटर, सारे इंस्टाग्राम, और उसकी जो खूबसूरत तस्वीरें, जो और इसके बारे में जो रिकॉर्ड बनाने का जो एक इन लोगों की जो एक फितूर है, जो डबल इंजन की सरकार है, रिकॉर्ड बनाने का, आप देखते हैं कैसे बात करते हैं कि 144 साल में ये आया है, 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ आया है। इस तरह के जो जुमले हैं, जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले ये धार्मिक जुमले हैं, उसको जब धर्म को जब धंधा बना दिया जाता है, तब इस तरह की घटनाएं जो हैं वो देखो, अवश्य हो जाती हैं। एक चीज बहुत स्पष्ट है विश्वदीपक कि योगी आदित्यनाथ ने जो माहौल बनाया, जिस तरह का दबाव बनाया मीडिया पर, मीडिया ने तो रिपोर्टिंग ही नहीं की। मीडिया ने तो जो बद इंतजामी की रिपोर्ट्स जब होती है किसी कार्यक्रम में, तो उसको ठीक किया जाता है, उसको दुरुस्त किया जाता है।
लेकिन सच्चाई ये है कि मुख्य धारा की मीडिया ही नहीं, यूट्यूबर्स ने भी इस घटना को लेकर के, इस घटना के पहले कुंभ की बद इंतजामी को लेकर के, कुंभ का जो बदसूरत स्वरूप है पीछे छुपा हुआ, उसको दिखाने की कोशिश ही नहीं की। सच्चाई यह है कि कुंभ तो कवरेज हमने भी की है, आपने भी की है। कितना अलग रहता था कुंभ का कवरेज, और कितना माने हमने देखा है भीड़ को कि भाई रिक्शा चला जाता था कुंभ में, पलटन पूरा बैठ करके संगम सब जाते थे मौके पर घाट के किनारे। तो योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है वह कितना जिम्मेदार रही इसके लिए? बिल्कुल जिम्मेदार है और 100% जिम्मेदार है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है। पहली तो जो उसकी जनता है जिसके लिए वो अकाउंटेबल है। देखिए मेन बात यहाँ पे है अकाउंटेबिलिटी। ये जो योगी सरकार है, जो मोदी सरकार है, और आपने इसको पिछले 10 सालों में आपने इसको हजार में उदाहरण दे सकता हूं आपको। ये लोग खुद को जनता के प्रति अकाउंटेबल मानते ही नहीं है। ये किसके प्रति अकाउंटेबल मानते हैं मुझे नहीं मालूम खुद को, लेकिन ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता की चुनी हुई सरकार है, और इसको जनता के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन ये जनता के प्रति खुद को अकाउंटेबल नहीं मानते। मैं ऐसे 10 उदाहरण कम से कम योगी सरकार के, और ऐसे 20 उदाहरण में कम से कम मोदी सरकार के गिनवा सकता हूँ आपको। लखीमपुर खीरी का जो सांसद था आशीष मिश्रा टेनी, जो था वहां का दबंग जो सांसद था, उसने सरेआम दिन दहाड़े किसानों की कुचल करके उसके बेटे ने हत्या कर दी। क्या उसको मोदी ने अपनी कैबिनेट से उसको हटाया? नहीं हटाया। वो भाजपा की डार्लिंग बना रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, महिला पहलवानों के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। क्या उसको भाजपा ने पार्टी से निलंबित किया? नहीं किया। वो पार्टी में बना रहा। आज उसका बेटा सांसद है और वो उसी तरीके से कुश्ती संघ को चला रहा है। और यहां तक कि उस समय के लिए कुश्ती संघ उसके जो दिल्ली में उसका जो सरकारी आवास है वहां से हट गया था, वो ऑफिस पुनः हुआ उसके घर पे आ गया। यही हाल योगी का है। बात यह है कि जब आप आस्था के नाम पर पीछे छिप जाते हैं, धर्म को आप धंधा बना देते हैं, तो आपको हर आदमी जो है दुश्मन नजर आने लगता है, और अकाउंटेबिलिटी आपको जो है बोझ नजर आती है। योगी आदित्यनाथ को खुद को अकाउंटेबल अगर वो मानते तो ये बताते कि हाँ इतने लोगों की डेथ हुई है, हम इसके लिए शर्मिंदा है, माफी मांगते हैं, बद इंतजामी हुई, भीड़ का ज्यादा रेला आ गया है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अगली बार ऐसी घटना ना हो। लेकिन वहां पे क्या कह रहे हैं, वो इसको अफवाह करके इसको खारिज कर रहे हैं, और उनसे संबंधित इसको लेकर के सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो उनके पेड जिसको कहते हैं लैपटॉप मीडिया जो है, वो भी इसको इस नैरेटिव को इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एक चीज बताइए हमको विश्व दीपक, ये जो वीवीआईपी कल्चर है तमाम कार्यक्रमों में दिखता है, और हमारा देश इसका बहुत बुरी तरह से शिकार है। आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, हर जगह वीवीआईपीज भी हैं साथ में। माने एक अमीर तबका है, एक गरीब तबका है, एक वीवीआईपी तबका है। और वीवीआईपी तबका जो है उससे देश की सारी जनता डरती रहती है। कल मुझे याद है कि मैं आ रहा था अपने घर से ओखला की ओर, तो रास्ते में करीब मैं 45 मिनट तक हजारों गाड़ियां खड़ी रही, क्योंकि किसी कैबिनेट मिनिस्टर का एक रेला गुजरना था, इसलिए पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया था। ये हाल है देश का। वीवीआईपी कल्चर कितना जिम्मेदार है इस घटना के लिए? क्या सारा प्रशासनिक अमला वीवीआईपी की सिक्योरिटी उनके इंतजाम में लगा रहा जो ऐसी घटना घट गई? देखिए जहां तक मुझे याद आ रहा है कि राहुल गांधी ने या शायद कांग्रेस ने इस मामले में ट्वीट भी किया है कि इसके लिए वीवीआईपी कल्चर जिम्मेदार है, और 100% जिम्मेदार है। इवन मैं 100 से ज्यादा कहूं तो 1000% और संपूर्णतः जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे होते हैं, उन लोगों की निगाह कहाँ रहती है? उन लोगों को अगर वो जनता की सेवा में लगेंगे, जनता को रास्ता दिखाएंगे, भीड़ का मैनेजमेंट करेंगे, इससे उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो एक बार अमित शाह की निगाह में आ जाते हैं, अगर वो किरण रिजिजू की निगाह में आ जाते हैं, अगर वो अनिल अंबानी की गाड़ी को ठीक से पार्क करवा देते हैं, हो सकता है कि उनके एक आध 2-4 पुश्ते उनकी संभल जाए। तो ये जो वीवीआईपी कल्चर है, जिसमें कि हमारे टैक्स के पैसे से दिए गए जो रिसोर्सेज हैं, ये जो अमित शाह जिस गाड़ी से चलते हैं, मोदी जी जिस सुविधा का लाभ उठाते हैं, और वो केवल मोदी अमित शाह की बात नहीं है, वो बात यहाँ पे नीतीश कुमार और योगी और कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी ये बात है कि ये जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, ये कहाँ से मिलती हैं, उनको ये पावर कहाँ से वो
उनको पावर का स्रोत क्या है? तो पावर का स्रोत है हम जनता है। क्या है लोकतंत्र, क्या है? यही है ना कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है। लेकिन इसको संपूर्णतः हमारे भारत में इसको जो ये असल में केवल भारत, ये तीसरी दुनिया के देशों में ये बहुत आम बात है ये। और हमारे टैक्स के पैसों से ये वीवीआईपी लोग जो हैं ये ऐश करते हैं, मौज उड़ाते हैं, और जनता भेड़ बकरों की तरह मारी जाती है। एक चीज जो साफ नजर आती है 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, जिस तरह से कांवड़ यात्रा में जिस तरह से तमाम जो प्रवचन होते हैं उनमें, ये उत्तर प्रदेश की गवाह है। आप विश्व दीपक, अभी आप चर्चा कर रहे थे तमाम घटनाओं की, आप शायद अपने जेहन में लाना भूल गए कि इसी हाथरस में 121 लोग मारे गए थे, प्रवचन सुनने आए थे एक बाबा की। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद ये घटना कुंभ में घटी है। कांवड़ यात्री कितने मरते हैं वो छोड़ दीजिए। तो जो ये बढ़ा प्रचलन तमाम आस्था के नाम पर भीड़ जुटाने का, आपको क्या ये लगता है कि ये भीड़ जो आती है ये हिंदू जगाने आती है, या फिर ऐसा है कि तमाम लोग सिर्फ इसलिए कि हम हिंदू हैं तो हमें कुंभ जाना चाहिए, भले जान चली जाए, जान गंवा करके भी अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए ये करना जरूरी है क्या? देखिए, ये हिंदू संस्कृति के या हिंदू जो माइंड सेट है जिसको कहते हैं उसके खिलाफ है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से और बहुत ही मैं अकाउंटेबिलिटी के साथ ये बात मैं आपको बता सकता हूं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उसमें से एक बड़ा धर्म है हिंदू धर्म। और ये हिंदू धर्म की जो डीएनए है, जो उसकी वास्तविक सोच है, ये संपूर्ण चीजें उसके खिलाफ है। हिंदू धर्म में रैशनैलिटी को, तार्किकता को बढ़ावा दिया गया है। वहां पे इसके लिए प्रेरित किया जाता है सवाल करने को। आपने यम नचिकेता का संवाद सुना होगा। आपने, हमारे यहाँ एक जो संवाद की परंपरा है, प्रश्नोत्तरी चलती है। आपने शंकराचार्य और मंडन मिश्र का संवाद सुना होगा। तो हमारे यहाँ किसी भी चीज को मूर्खों की तरह या मूढ़मतियों की तरह फॉलो करने की बात नहीं है। ये जो धर्म को धंधा बना दिया गया है, ये असल में यही प्रक्रिया है। क्यों? कि जब तक ये जो भीड़ है, ये जो जनता है जो कि आस्थावान है, लेकिन वो पाखंडी नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, वो धूर्त नहीं है, और वो पॉलिटिकली अपने आप को हिंदू नहीं मानती है। तो जब तक इस आस्थावान जनता को भेड़ की तरह हाँक करके एक बाड़े में एक सिरे से नहीं झोंका जाएगा, तब तक हमारी राजनीतिक सत्ता बरकरार नहीं रहेगी। प्रॉब्लम यहाँ पर है। ये वजह है कि इन सारे लोगों को वहां पर के आपने पूरे मीडिया माध्यमों के जरिए, समाचार माध्यमों के जरिए, टीवी चैनलों में दिखा करके आपने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया है कि लोगों को लगता है कि अगर हम वहां पे नहीं गए, हमने नहीं देखा, तो शायद हम कुछ लाइफ में अपने मिस कर रहे हैं, मिसिंग है। 144 साल, 144 ईयर्स। अगर आप बार बार, गोएबल्स क्या बोलता था, हिटलर का जो प्रचार मंत्री था, कि अगर आप किसी भी झूठ को 100 बार दोहराएं तो एक बार आदमी उसको सच मानने लगता है। ये 144 साल बाद आया है या नहीं आया है, या कब आएगा या नहीं आएगा, लोग बिना इस बात की परवाह किए हुए इस प्रोपेगेंडा में, इस धर्म के धंधे में, इस जाल में फंस गए हैं। और उन हिंदुओं की आस्था का जो है ये शोषण करके ये एक फ्रेंजी क्रिएट किया गया, जिसकी वजह से वहां लोग बड़ी तादाद में पहुंचे और इसके शिकार हुए। एक चीज बताएं विश्व दीपक, कि विपक्ष की तमाम पार्टियां और नेता इस घटना को लेकर की निंदा कर रहे हैं, लोग उस घटना को लेकर के शोक व्यक्त कर रहे हैं। शोक व्यक्त प्रियंका गांधी ने भी किया। मैं अभी देख रहा था कि राहुल गांधी ने भी वीवीआईपी कल्चर की उत्तर प्रदेश सरकार की पुरजोर आलोचना की है, लेकिन प्रियंका के अपने ट्वीट में नजर नहीं आया कि वो, उन्होंने शोक जरूर व्यक्त किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह से इस घटना के बाद अटैक करना चाहिए था, वो चीज नजर नहीं आई। इसकी वजह क्या है? अब ये हो सकता है कि भाई वो चूंकि वायनाड की एमपी हैं, तो शायद उनका फोकस, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया होगा कि हमारा फोकस वायनाड होना चाहिए। ये एक वजह हो सकती है, मतलब। लेकिन इसके पीछे इसको बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने बयान दिया है, राहुल गांधी ने बयान दिया है, सारे लोगों ने इस पे स्टेटमेंट इशू किए हैं। लेकिन सवाल ये कि स्टेटमेंट इशू करने से क्या होगा? क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारत ही दुनिया का एक ऐसा देश है, क्या अमेरिका जैसे विपक्ष देशों। ऐसा दबाव बना सकता था? क्या विपक्ष के दबाव से कुंभ कुंभ में इंतजाम हो जाता? आपको लगता है ऐसा? विपक्ष क्यों दबाव बनाएगा? क्योंकि अखिलेश यादव भी तो जाके वहां डुबकी लगा रहे हैं। सवाल ये है, क्योंकि आप भी, खड़गे ने क्या कहा? खड़गे ने कहा कि क्या कुंभ नहाने से गरीबी दूर होती है?
और इस बात को लेकर के उनको ट्रोल किया गया। जो दक्षिणपंथी ट्रोल आर्मी है, जो राइट विंग ट्रोलर्स हैं, उन्होंने उन पर जबरदस्त प्रहार किया और ये कहा कि ये हिंदू विरोधी है। जिस देश की मूर्खता, जिस देश की मूर्खता, जिस देश के लोगों का सामान्य विवेक इस स्तर तक नीचे गिर जाए, तो वहां पे लोगों को मरना ही है। और वो आज नहीं इस प्रकार से नहीं, उस प्रकार से मरेंगे। खड़गे ने साहब ने क्या गलत कहा? उन्होंने एक तार्किक बात कही, लेकिन लोगों ने क्या कहा कि आपका तर्क जो है सिर्फ हिंदुओं के मामले में क्यों जागता है? अखिलेश यादव क्या अलग क्या है? वो अलग बिल्कुल नहीं है। वो जाकर के कुंभ में डुबकी लगा के क्या संदेश दे रहे हैं कि हम भी आस्था माने, हम भी हिंदू हैं। ये जो वोट शेयर केवल बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी नहा रहे हैं। बात ये कि नहाने में इशू नहीं है, गंगा नहाने में नहाने में कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल। एकदम नहाना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है, मैं तो खैर दूसरे विचारों का है। हमारे लिए, मैं तो गंगा किनारे का रहने वाला हूँ, उसी की लहरों में नहा करके मैं बड़ा हुआ हूँ। और विश्वदीपक, आप यकीन मानिए, मुझे लगता है जितना मनुष्य हमारे नदियों से, हमारे जंगलों से, जितना हमारे पहाड़ों से जितना मनुष्य दूर रहेगा, वो उतने सुरक्षित रहेंगे, उतने सुंदर रहेंगे। और गंगा मैया सुंदर क्यों नहीं रहनी चाहिए? गंगा मैया स्वच्छ क्यों नहीं रहनी चाहिए? आप अवैध जी, मैं आपको बता दूं, मुझे नदियां बहुत पसंद है और नदियों को निहारना मुझे बहुत पसंद है। मैं चुपचाप नदी किनारे जाके बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ। मैंने दुनिया की बहुत सारी नदियां, मैं बहुत सारे देशों में गया हूँ, यूरोप के लगभग सारे देशों में गया हूँ। मैं नदियां जरूर देखता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे खराब नदियां जो हैं, सबसे गंदी जो है वो भारत की है। सबसे विषाक्त नदियां जो भारत की हैं, आप उनके किनारे बैठ नहीं सकते हैं। गंगा नदी के किनारे आप सिर्फ वहीं बैठ सकते हैं जहां पे वो निकलती है। शहरों से दूर है, या जहां से वो निकलती है। और लेकिन आप ये देखें कि गंगा को हम माँ बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि गंगा की बकायदा गंगा आरती है। और ये, और गंगा ही नहीं, नर्मदा, नर्मदा भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो उल्टा बहती है, जो अरब सागर में जाकर के गिरती है। और उस नर्मदा के बारे में शंकराचार्य ने एक अपनी पोएट्री से, अपनी कविता से उस नर्मदा की जो है अभ्यर्थना की थी, पूजा की थी। उसको कहते हैं नर्मदाष्टक। और वो मुझे, मैं बचपन में, चूंकि, और आपको चीज और बता दूं, उसी नर्मदा का एक दूसरा नाम है रेवा, और उसी रेवा के नाम पे एक शहर का नाम है रीवा। ये नर्मदा के किनारे बसे हुए शहरों का, ये हमारी कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। और उसी शंकराचार्य ने नर्मदा के बारे में क्या लिखा, मैं आपको सुना देता हूँ। मैं बचपन में मुझे आता, सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम विचक्षु पाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत भूत काले भीतिहारी वर्म दे तो दीये पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये शंकराचार्य का लिखा हुआ, मैं आपको सुना रहा हूँ। अहोमृतम स्वनम श्रुतम महेश केश जातटे किरात सूत बाड वेश पंडिते सठे नटे तुरंत पाप ताप हारी सर्व जंतु शर्म दे तो दिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कोई जाके सुना देगा ये, जो लोग ये धर्म को धंधा बना रहे हैं। तो बात यह है कि हमारे यहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनकी हमने अभ्यर्थना की है। लेकिन उन्हीं नदियों को आज धर्म का, पॉलिटिक्स का जरिया बना दिया गया है। ये दुखद है। और इसको रोकने में विपक्ष की कोई समझ है क्या इस मामले में? विपक्ष उसी पक्ष, सत्ता पक्ष का एक एक्सटेंशन है। वो वही रद्दकरण करता है जो आज सत्ता पक्ष कर रहा है। कल को अखिलेश यादव को सत्ता मिलेगी, वो क्या करेंगे? वो क्या, वो वीआईपी कल्चर बंद कर देंगे? वही सवाल ये है। धन्यवाद विश्व दीपक, इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। और जिस तरह की घटना घटी तो बताई है, हम इंतजार कर रहे हैं कि जो भी परिजन हैं, जिस घटना में जो मृतक हैं, कम से कम उनका सम्मान करें उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ, और इस घटना की गंभीरता से जांच कराएं। धन्यवाद दर्शकों।